इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 भारतीय इतिहास भाग 3, जिसका हम 15वां अध्याय पढ़ेंगे, संविधान का निर्माण। क्या चीज का? संविधान का निर्माण मतलब एक नए युग की शुरुआत, नए समाज में एंट्री। चलिए जानते हैं, थोड़ा मोड़ा इंट्रोडक्शन के अनुसार चलते हैं, परिचय थोड़ा कर लेते हैं, उसके बाद हम पाठ पर नीचे बढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। 26 जनवरी 1950 को ही अपना गणतंत्र लागू हुआ था। यह दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। यदि हम अपने देश के आकार और विविधता पर ध्यान दें तो इसकी लंबाई और पेचीदगी जो भी है उसको आसानी से समझ सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान दें अपने देश के आकार पे और देश के विविधता पे, अलग अलग प्रकार के धार्मिक रीति रिवाज, सब अलग अलग राज्य में भाषा, तो हमारी देश की लंबाई हो जाए चाहे इनकी पेचीदगी जो भी हो जाए, हम समझ सकते हैं कि अपना इतिहास, अपना ये जो भारतीय संविधान है इतना लंबा कैसे है। स्वतंत्रता के समय भारत ने केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश भी था। जब विभाजन हुआ, देश हमारा दो हिस्सा में टूटा, तीन हिस्सा में, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। लेकिन वो पाकिस्तान के ही नाम से जाना जाता था, लोग बाद में वो बांग्लादेश बन गया। तो तीन देश हुआ, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था उस समय अपना एक पूरा देश भारत न केवल एक विशाल और विविधतापूर्ण बल्कि गहरे तौर पर बिखरा हुआ देश भी था। अलग अलग प्रकार के राज्य रजवाड़े का अलग देश हुआ करता था। ऐसे में देश की एकजुटता और प्रगति के लिए एक विस्तृत गहन विचार विमर्श पर आधारित और सावधानी पूर्वक सूत्रबद्ध किया गया संविधान लाजमी था। अच्छे तरीके से संविधान को लिखना, अच्छे तरीके से संविधान का सारा प्रावधान करना ये जरूरी था। हमारे संविधान जो अपना भारत का संविधान है, हमारे संविधान ने अतीत और वर्तमान के घावों पर मरहम लगाने और विभिन्न वर्गों, जातियों और समुदायों में बटे भारतीयों को एक साझा राजनीतिक प्रयोग में शामिल करने में मदद दी। संविधान के अनुसार ही हम भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर हम एकजुट हो सके। दूसरी ओर की हम बात करेंगे तो इस संविधान ने लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच और अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक संगठनों चाहे संस्थानों का विकसित करने का भी प्रयास किया था। यहाँ पर समझना कि इस संविधान ने लंबे समय से चली आ रही ऊंच नीच, हम बढ़ जाती, हम छोट जाती, तो अमीर तो गरीब, ये सब बातें जो थी, चाहे किसी के अंदर में रहकर गुलामी करना, संस्कृति में, यहाँ पर समझना कि अधीनता की संस्कृति में लोकतांत्रिक स्थानों, यहाँ पर लोकतंत्र को व्यवस्था को लाया गया, जिसके अनुसार लोगों के मत के अनुसार, लोगों के वोट देने के अनुसार कोई चुन कर आएगा, वही जाकर सीट पर बैठेगा और वह हमारे लिए काम करेगा। तो विकसित करने का भी प्रयास किया। भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से, समझना यहाँ पर कि भारत के संविधान को दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के बीच सूत्रबद्ध किया गया था, मतलब लिखा गया था। जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाया, जो एग्जाम्पल हमने आपको दिया, ये एग्जाम्पल हम अपने मित्र को भी दे चुके हैं, मित्र को भी पढ़ा चुके हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को, उन्होंने अपने अंदर की अंदरूनी शक्ति को पहचाना, अपने व्यक्तित्व को पहचाना। अगर वो पहचान सकते हैं तो आप भी अपने अंदर के व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं, अपने अंदर के अच्छाई को पहचान सकते हैं। और हाँ, सच्चाई सबसे बढ़िया नीति है अपनी जिंदगी में। आप एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोल दोगे, लेकिन एक सच्चाई को छुपाने के लिए झूठ नहीं बोलना पड़ता है। आप एक सच्चाई एक बार बोल दो, सारा झूठ फीका। सच्चाई बोलते सारा झूठ फीका, लेकिन एक झूठ छुपा लिए तो छुपाते 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 वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और सच्चाई बोल देना है, पट से बोल दोगे आप, टेंशन खत्म, एकदम माथा फ्री। चलिए आगे देखते हैं।
तो करीबन करीबन 2 साल लगाकर, 2.5 साल लगाकर अपना पूरा संविधान लिखा गया था। ठीक है। तो इस दौरान संविधान सभा में इसके मसविदे के एक एक भाग पर लंबी चर्चाएं चली हैं। जो भी हमारा ये सूत्रबद्ध लिखा गया कौन से संविधान, उसके हर चीज, जो भी भाषण हुआ था उस चीज को लिखा गया, उसका किताब है, आप उसको पढ़ सकते हो। संविधान सभा ये सामने देख सकते हो, यहाँ पर सब कोई, ये अपना ओरिजिनल संविधान है। क्या है? ओरिजिनल संविधान है। देखो कितना बड़ा था वो। तो इस चीज को सब कोई पहले बहस हुआ, बहस करने के बाद कायम किया गया, कायम करने के बाद ही इस पर सिग्नेचर करके सब कोई शामिल कर दिया कि भैया चलो ठीक है अब चलते हैं। तो ये दिसंबर 1949 में 3 साल तक चली बहस के बाद संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू कर दिया गया था। तो संविधान सभा के कुल 11 सत्र हुए। कितना? 11 सत्र हुए थे। 165 दिन बैठकों में गए। 165 दिन बैठक हुआ था कि कैसे क्या क्या करना है। सत्रों के बीच विभिन्न समितियों और उप समितियों मसविदों को सुधारने और संवारने का काम करती थी। आज भी संविधान में कुछ बदलाव करना पड़ता है तो संविधान में बदलाव किया जाता है और करना भी चाहिए। जरूरत के हिसाब से हर चीज की जरूरत पड़ती है। आगे देखते हैं। राजनीति शास्त्र की पुस्तकों को पढ़ने के बाद आप यह जान चुके होंगे कि भारत का संविधान कैसा है। आप देख चुके हैं कि आजादी के बाद इस संविधान की क्या उपयोगिता है और क्या सार्थकता रही है। इस अध्याय में हम संविधान के इतिहास और उसके निर्माण के दौरान हुए गहन परिचय को जानेंगे। यदि संविधान सभा में उठने वाली आवाजों को सुनने का प्रयास करें तो हमें उन प्रतिक्रियाओं का अंदाज लग जाएगा जिनके माध्यम से संविधान को सूत्रबद्ध किया गया था और एक नए राष्ट्र की कल्पना साकार हुई थी। इसके बारे में हम यहाँ पर समझेंगे। आप इसी में जाओगे तो आपको एक और चैनल मिलेगा हर्षवर्धन बिहार करके। आप उस पे जाओगे तो राजनीति से ही आपको पूरा तरीके से सब चीज बताया जाएगा, कैसे सवाल उठाना चाहिए, कैसे सवाल नहीं उठाना चाहिए। वो किसी भी इंस्टीट्यूट के एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, जिंदगी के एग्जामिनेशन के लिए वो चैनल है। जिंदगी के एग्जामिनेशन लड़ना चाहते हो तो जाके सुनो बेधड़के से। एक एक पॉइंट को सुनना, एक एक बात को सुनना, एक एक बात में पॉइंट है, आप उसको निकाल कर रखो, आपको पूरा का पूरा वो फायदा पहुंचाने वाला है। आगे उथल का दौर। अब यहाँ से शुरुआत कर देते हैं। क्या उथल पुथल का दौर था? संविधान निर्माण से पहले के साल काफी उथल पुथल वाले थे, हम सब जानते हैं। पिछले अध्याय में हमने सब चीज के बारे में पढ़ा है। यह महान आशाओं का क्षण भी था और भीषण मोहभंग का भी था। जो इधर से उधर गए थे तो वो पीड़ा, वो दर्द का भी था। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद तो कर दिया गया, किंतु इसके साथ ही इसे विभाजित भी कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को अपना देश आजाद हुआ, साथ में 2 हिस्सों में बटा भी था। लोगों की स्मृति में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन अभी भी जीवित था, जो ब्रिटिश राज्य के खिलाफ संभवतः सबसे व्यापक जन आंदोलन था। विदेशी सहायता से सशस्त्र संघर्ष के जरिए स्वतंत्रता पाने के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा किए गए प्रयास भी लोगों को बखूबी याद थे। 1946 के वसंत में बंबई तथा अन्य शहरों में रॉयल इंडियन नेवी, जिसको हम शाही भारतीय नौसेना के नाम से जानते हैं, तब शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों का विद्रोह भी लोगों को बार बार आंदोलित कर रहा था। लोगों की सहानुभूति सिपाहियों के साथ थी। किसके साथ थी? सिपाहियों के साथ थी। याद रहेगा। इसके बगल में आपको तस्वीर दिख रहा होगा। तस्वीर के नीचे आप पढ़ो, विनाश और उथल पुथल की छवियां संविधान सभा के सदस्यों को लंबे समय तक परेशान करती रही हैं। उसके बारे में यहाँ पर साफ साफ लिखा है कितना प्रकार का तहस नहस किया गया था। आगे देखिए यहाँ पर 40 के दशक के, मतलब 1940 के बाद, तो 40 के दशक के आखिरी सालों में, मतलब 40 का दशक आगे चलेगा तो कितना,
1945, 46, 47, 48, 49, 50, ठीक है, 5 साल का लेते हैं। लेकिन आखिरी का बात है तो 47, 48, 49, 50, इधर 3 साल लेते हैं। तो 40 के दशक के आखिरी सालों में देश के विभिन्न भागों में मजदूरों और किसानों के आंदोलन भी हो रहे थे। व्यापक हिंदू मुसलमान एकता, देखो 2 ही जात में झगड़ा हुआ, हिंदू मुसलमान, मुसलमान सिख। अभी तक हम समझ में नहीं आया मुसलमान मुसलमान में झगड़ा क्यों नहीं हुआ, हिंदू हिंदू में झगड़ा क्यों नहीं हुआ, हमेशा 2 गुटों में क्यों होता है। तो हिंदू मुस्लिम एकता इन जन आंदोलनों का एक अहम पहलू था। जन आंदोलन अब इसके लिए किया जाता था कि हिंदू मुस्लिम एक हो जाए। इसके विपरीत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों प्रमुख राजनीतिक दल धार्मिक सौहार्द और सामाजिक सामंजस्य स्थापित करने के लिए सुलह सफाई की कोशिश में नाकामयाब होते जा रहे थे। कांग्रेस हो चाहे मुस्लिम लीग, राजनीतिक तौर पर भी वो एक नहीं हो पाए, धार्मिक तौर पर भी एक नहीं हो पाए। जो उनके बीच में सामंजस्य था उसको भी वो लोग खत्म नहीं कर पाए। कितना भी कोशिश करने के बाद भी उन लोगों ने नाकाम रहा, देश अपना बट गया। अगस्त 1946 में कलकत्ता में शुरू हुई हिंसा के साथ उत्तरी और पूर्वी भारत में, उत्तर का भारत में और पूर्वी भारत में लगभग साल भर तक चलने वाला दंगे फसाद और हत्याओं का लंबा सिलसिला शुरू हो चुका था। एकदम मार काट तो पूरा एकदम आम बात हो गया था। आप अध्याय 13 पढ़े, आप अध्याय 14 पढ़े, 13 में महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, 14 में विभाजन को समझना, इन दोनों में आप पूरा का पूरा यही हिंसा के बारे में ही पढ़े हैं। आपको याद होगा, याद नहीं होगा तो फिर से जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आगे देखेंगे तो बड़बड़ हिंसा का यह विभत्त नाच, नंगा नाच ऐसा समझ सकते हैं कि नंगा नाच भीषण जनसंहारों के साथ हुआ था और इसके साथ ही देश विभाजन की घोषणा हुई। असंख्य लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे थे। घोषणा होते एक जगह से दूसरी जगह लोग भागने लगे थे। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो माहौल था, समझना यहाँ पर कि 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस पर आनंद और उम्मीद का जो माहौल था वह उस समय के लोगों को भी नहीं भूलेगा, उस समय के लोगों को भी नहीं भूलेगा जो मारकाट में मारे गए, जो इस देश से उस देश में चले गए। लेकिन भारत के बहुत सारे मुसलमानों और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों ने, समझना यहाँ पर कि भारत के बहुत सारे मुसलमानों और पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिखों के लिए यह एक निर्मम चुनाव का क्षण था कि भैया हम किस देश में जाएंगे, कि हमारे लिए कौन सा देश अच्छा होगा, अपना पाकिस्तान कि अपना हिंदुस्तान। ये तस्वीर सामने आप देखो, इस तस्वीर में क्या बोला जा रहा है, किस दिन की तस्वीर है ये मैं बताता हूं। दिस इज द सेम पोडियम फॉर माई। जिस तरह माइक है उसी तरह देख लो यहाँ पोडियम भी है। सब पुराने जमाने के लोग भी हैं, लेकिन सब पढ़े लिखे हैं। 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को संविधान सभा में बोलते पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसी समय नेहरू ने अपना वह प्रसिद्ध भाषण दिया था जिसकी शुरुआती पंक्तियां इस प्रकार थी। बहुत समय पहले हमने नियति से साक्षात्कार किया था और अब समय आ चुका है कि हम अपने उस संकल्प को न केवल पूर्ण रूप से या समग्रता में बल्कि उल्लेखनीय रूप से साकार करें। अर्धरात्रि के इस क्षण में जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता की ओर जग रहा है। तो ऐसे ही भाषण ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। सब कोई एक से एक विद्वान लोग यहाँ पर बैठा हुआ है, एक से एक पूरा सब चीज बैठे हुए हैं और यहाँ पर सब भाषण चल रहा है। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी है, सुभाष चंद्र बोस भी है, बाबा भीमराव अम्बेडकर भी हैं, सब कोई है। लेकिन आज इनके नाम पर अंधभक्त ज्यादा फैल गए हैं। आगे देखिएगा तो उनके सामने यह जो तक्षण मृत्यु तथा पीढ़ियों पुरानी जड़ों से
उजड़ जाने के बीच चुनाव का क्षण था। मतलब तुरंत आंख मूंदते क्षण बदलते मृत्यु, और पुरानी जगहों को छोड़कर नए जगह पर जाने का भी चुनाव ये था। बहुत मतलब दर्द भरा ये चुनाव था इन लोगों के लिए कि हम क्या चुने। बहुत लोगों ने पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान में आ गए, कई मुसलमानों ने भी पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान में आ गए, लेकिन जो कट्टरबाज थे वो तो गए ही, और साथ में कई निर्दोषों को भी लेकर चले गए। आज मैं बोलता हूं कि ये पाठ जो भी मुसलमान अभी पढ़ रहा है हमसे, ये पाठ हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, सिख की बात नहीं कर रहा हूँ, पंजाबियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बोलता हूँ कोई भी मुसलमान अगर मेरा ये बात सुन रहा है तो आप समझना, आप जिस देश में हो, आप भारत देश में हो तो सबसे सर्वोच्चम देश में हो, सबसे श्रेष्ठ देश में हो। केवल आप अपनी कलमा पढ़ने पर भरोसा मत दो, आप इतिहास पढ़ो, भारत का ग्रंथ पढ़ो, आपको नए नए प्रकार से सीखने को मौका मिलेगा। आप कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ने के बाद उसमें जो त्रुटियां है उसको सुधारो। ऐसा नहीं कि हमारे बाप दादा नहीं सुधार पाए तो हम क्या सुधार पाएंगे। अरे बाप दादा मर गए, हम जिंदा, हम सुधार के दिखाएंगे। सुधारो, जो लाइन आपको गलत लगता है उसको सुधारो। यही तो परिवर्तन है भैया, यही परिवर्तन है। करो, आप जरूर कर सकते हो। आप नए दौर के युवा हो, फालतू चीजों में मत लगो। करोड़ों शरणार्थी यहां से वहां जा रहे थे। मुसलमान पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान की तरफ, तो हिंदू और सिख पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब की तरफ बढ़ते जा रहे थे। मुसलमान जो थे, भारत के मुसलमान, आपको बांग्लादेश की तरफ जा रहे थे, नहीं तो पाकिस्तान की तरफ जा रहे थे। और जो हिंदू सिख थे वो भारत की तरफ आ रहे थे, दोनों तरफ से भारत की तरफ आ रहे थे। उनमें से बहुत सारे कभी मंजिल तक नहीं पहुंचे, बीच रास्ते में ही मर गए। बीच रास्ते में दंगा हुआ, बहुत लोग वहां पर मारे गए। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, सब मारे गए। नवजात राष्ट्र, मतलब तुरंत जन्म हुआ था इस हिंदुस्तान का, हिंदू राष्ट्र का। तो नवजात राष्ट्र के सामने इतनी ही गंभीर एक समस्या देसी रियासतों को लेकर भी थी। हमारा देश नया बना, उस समय निजी रियासत थी, उसका भी टेंशन था भैया। ब्रिटिश राज्य के दौरान उपमहाद्वीप का लगभग 1/3 भूभाग ऐसे नवाबों और रजवाड़ों के नियंत्रण में था जो ब्रिटिश ताज की अधीनता स्वीकार कर चुके थे। उन गुलामों की था जो ब्रिटिश राज्य का गुलामी स्वीकार कर चुके थे। अरे भैया, वो राजपूताना क्या, वो मराठा क्या, जो अंग्रेजों से डर कर उनकी गुलामी स्वीकार कर ले। अरे उस मिट्टी का बनो, उस मिट्टी का समझो अपने आप को, जिस मिट्टी का है हम, और किसी भी लोग से डराए नहीं, इसलिए हमारा जमीन को लोगों ने ऊपर कब्जा कर लिया। अरे जीत कर कब्जा किया तो भैया एक बात है, उन राज्य की बात नहीं करता हूं जहां पर लोग झुक गए, राजा महाराजा झुक गए अंग्रेजों के सामने कि प्रभु जोहार प्रभु, जैसा आप कहोगे वैसा हम करेंगे। घटिया सोच वाले, मेंटेलिटी वाले। कुछ लोग मजबूरी में झुके और कुछ लोग अपने फायदे को लेकर झुके। दोनों की अपनी अपनी कुछ ना कुछ चाहत थी। उनके पास अपने राज्यों को जैसे चाहे चलाने की सीमित, समझना यहां पर, जब देश बटा तो उनके पास अपने राज्य को जैसे चाहे चलाने की सीमित ही सही लेकिन काफी आजादी थी। जब अंग्रेजों ने भारत छोड़ा तो इन नवाबों और राजाओं की संवैधानिक स्थिति बहुत अजीब हो गई थी। एक समकालीन प्रेक्षक ने कहा था, प्रेक्षक मतलब कौन, एक इतिहासकार समझ सकते हैं, तो समकालीन प्रेक्षक ने कहा था कि कुछ महाराजा तो बहुत सारे टुकड़ों में बटे भारत में स्वतंत्र सत्ता का सपना देख रहे थे। बहुत सारे रजवाड़े थे, बहुत सारे राजे थे, राजे महाराजे थे जो देख रहे थे कि भारत कब अलग होगा। भारत टुकड़ों में बटे भारत को स्वतंत्र रूप से एक होने का सपना देख रहे थे। और जो लोग देखा देश आजाद होते आपस में खुद से मिल गए, भारत, हम भारत में है रे भैया, हम भारत में, भारतवासी हैं, काम खत्म। तो लोग भारत में मिल गए। इसके बारे में हम पढ़ सकते हैं, बहुत सारे संवैधानिक किताब पढ़ेंगे तो हमको ये सब जानने को मौका मिलेगा। आगे देखते हैं।
संविधान सभा की बैठक इसी पृष्ठभूमि में संपन्न हो रही थी। बाहर जो कुछ चल रहा था उससे संविधान सभा में होने वाली बहस और विचार विमर्श भी भला अछूत कैसे रह सकता था। जो बाहर हो रहा था, जो अंदर भी लोग जानते थे, जो अंदर हो रहा था, अंदर की बात बाहर भी लोगों के पास जाती थी। ऐसी बात नहीं कि नहीं जाती थी। साफ साफ लिखा है कि संविधान सभा की बैठक इसी पृष्ठभूमि में संपन्न हो रही थी। बाहर जो कुछ चल रहा था उससे संविधान सभा में होने वाली बहस और विचार विमर्श भी भला अछूत कैसे रह जाती, उन लोगों को भी पता था। अब यहाँ पर देखते हैं संविधान सभा का गठन। देखो, बट गठन कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है ये हर कोई नहीं कर सकता ना। किसी एक को बता दिया गया था बैठक यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, तू व्यवस्था कर, हम लोग बैठेंगे, तू व्यवस्था कर। इस प्रकार की बातें की गई थी। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। मतलब बढ़िया बढ़िया लोगों को चुन लिया गया था, बस किसी का अधिकार नहीं था कि कौन कौन चुन कर आया है तो वो बैठेगा। नहीं, जो लोग पहुंचे पहुंचे फकीर लोग थे, पहुंचे पहुंचे अमीर लोग थे, कुछ लोग होशियार जो लोग थे, उनको चुना गया था भैया यही आकर यहाँ पर बैठेंगे। तो 1945 से 46 की सर्दियों में भारत के प्रांतों में चुनाव हुए थे। इसके पश्चात प्रांतीय संसदों ने, जितने भी सांसद थे, तो प्रांतीय सांसदों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। तो जो 10-11 लोग थे उन्होंने ही चुना था कि कौन कौन आकर यहाँ संविधान सभा में बैठेगा। नई संविधान सभा में कांग्रेस प्रतिभाशाली थी। समझना यहाँ पर कि नया संविधान सभा जो था उस समय कांग्रेस प्रतिभाशाली भी थी, प्रभावशाली भी थी। हाँ, शाली का मतलब कुछ और मत समझना, प्रभावशाली मतलब सबसे ज्यादा उनके पास पावर हुआ करता था। प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस ने सामान्य चुनाव क्षेत्रों में भारी जीत प्राप्त की और मुस्लिम लीग को अधिकांश आरक्षित मुस्लिम सीटें मिल गई। मतलब जो आरक्षित सीट थी वो सीट मुसलमानों को दे दिया गया था। लेकिन लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार उचित समझा। लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार करना उचित समझा। समझो कितने चोट्टे लोग थे वो लोग जो बोलते थे कि भैया उचित नहीं होगा, बहिष्कार करो इस संविधान सभा का। और एक नया संविधान बनाकर उसने पाकिस्तान की मांग को जारी रखा कि भैया अब हम पाकिस्तान की मांग करते हैं, हमको पाकिस्तान चाहिए। शुरुआत में समाजवादी भी संविधान से परे रहे क्योंकि वे उसे अंग्रेजों की बनाई हुई संस्था मानते थे। समझना यहाँ पर कि शुरुआत में समाजवादी भी संविधान सभा से परे रहे, वो भी संविधान सभा से अलग रहे क्योंकि वह अंग्रेजों की बनाई गई एक संस्था मानते थे। वे मानते थे, कौन? समाजवादी। तो समाजवादी मानते थे कि इस सभा का वाकई स्वायत्तता होना असंभव है, मतलब आजाद होना, स्वायत्त होना असंभव है, मतलब हो ही नहीं सकता। इन सभी कारणों से संविधान सभा के, समझना यहाँ पर कि इन सभी कारणों से संविधान सभा के 82% सदस्य कांग्रेस पार्टी के ही सदस्य थे। मतलब 82% लोग केवल कांग्रेस के सदस्य थे, पूरा का पूरा कांग्रेस भरा हुआ था। आगे हम यहाँ पर देखेंगे, परंतु सभी कांग्रेस सदस्य एकमत नहीं थे। कांग्रेस में 82% तो एकजुटता थी, लेकिन उसमें सभी लोग एक ही बात पर एकमत, मतलब उनके पास एकता नहीं थी उस समय। उतना बात मानते थे लेकिन एक ही मत पर सब कोई हाँ 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 बोल दे, ऐसा नहीं था। सब लोग पढ़े लिखे थे भैया, सब लोग अलग अलग दिमाग के थे, सब लोग अलग अलग दिमाग देंगे। कई निर्णायक मुद्दों पर जो जरूरी था, कई निर्णायक मुद्दों पर उनके मत भिन्न हो जाते थे, भिन्न हो सकते थे। कई कांग्रेसी समाजवादी से प्रेरित थे तो कई अन्य जमींदारी के हिमायती थे। कुछ लोग समाजवाद से प्रेरित थे तो कुछ लोग अलग अलग प्रकार के जमींदारी से हिमायत रखते थे, अलग अलग जमींदारी से आते थे, उनकी बातें बोलते थे। कुछ जो थे सांप्रदायिक दलों के करीब थे, मतलब कुछ लोग सांप्रदायिक दल जो था उनके करीब थे।
लेकिन कई पक्के धर्मनिरपेक्ष भी थे। राष्ट्रीय आंदोलन की आवाज से कांग्रेसी वाद विवाद करना और मतभेदों पर बातचीत कर समझौतों की खोज करना सीख गए थे। संविधान सभा में भी कांग्रेस सदस्य ने कुछ ऐसा ही रुख अपनाया था कि भैया कोई भी प्रॉब्लम हो हम बैठकर सुलझा लेंगे, चाहे प्रॉब्लम बड़ा हो चाहे प्रॉब्लम छोटा हो, हम बैठकर सुलझा लेंगे, कैसे कैसे क्या होने वाला है, बस काम खत्म। तो ये बातें यहां पर सामने आ जाती है। संविधान सभा में हुई चर्चाएं जनमत से भी प्रभावित होती थी। समझना, यहाँ पर रेडियो से भी ये सामने आता था। ऐसे प्रभावित मतलब बाहर क्या हो रहा है उससे भी प्रभावित होती थी संविधान सभा की चर्चाएं। ठीक है, जब संविधान सभा में बहस होती थी तो विभिन्न पक्षों की दलीलें अखबारों में भी छपती थी कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, और तमाम प्रस्तावों पर सार्वजनिक रूप से बहस चलती थी। इस तरह प्रेस में होने वाली इस आलोचना और जवाबी आंदोलनों से किसी मुद्दे पर बनने वाली सहमति या असहमति पर गहरा असर पड़ता था। इसीलिए बोलते हैं कुछ नया करो तो वहां पर एक भी रिपोर्टर को आने मत दो, सबका बहिष्कार करो, हट ससुरा, यहां से तुम्हारी जरूरत नहीं है। इस प्रकार की बातें बोला जा सकता है, समझ रहे हो ना। अंदर बुलाने का क्या जरूरत, कोई जरूरत नहीं है, मत आओ भाई, तुम्हारा जरूरत ही नहीं है। सामूहिक सहभागिता बनाने के लिए जनता के सुझाव भी आमंत्रित किए जाते थे। मतलब जो सामूहिक सहभागिता मतलब समाज के लिए ठीक था क्या नहीं था, उसके लिए जनता का सुझाव भी लिया जाता था। जनता का सुझाव भी लोग पत्र लिख लिख कर भेजते थे। शायद इसीलिए अखबार में छापा जाता था कि लोग अपना जवाब हमें देंगे तो ना हम ज्यादा कुछ कर पाएंगे। कई भाषाई जितने भी थे अल्पसंख्यक अपनी मातृभाषा की रक्षा की। समझना, यहाँ पर कई भाषाई अल्पसंख्यक थे, मतलब उनके इलाके में कम भाषा बोलने वाले थे, अपनी मातृभाषा की रक्षा की मांग करते थे कि भैया हमारी मातृभाषा का क्या होगा। और देखो, भाषाई अल्पसंख्यक अलग हैं और धार्मिक अल्पसंख्यक। तो धार्मिक अल्पसंख्यक अपने विशेष हित सुरक्षित करवाना चाहते थे कि भैया हमारा हित जो है अलग कर दो। दलित जाति शोषण के अंत की मांग करते हुए सरकारी संस्थानों में आरक्षण चाहते थे। जो दलित थे, दलित जाति वाले लोग थे, ये लोग भी बोले कि भैया हमको आरक्षण चाहिए, सरकारी संस्थानों में हमें आरक्षण चाहिए। तो इसका भी मांग उठा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे मांग उठाने के लिए, और भी बहुत सारे नेतागण थे मांग उठाने के लिए। सभा में सांस्कृतिक अधिकारों एवं सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चल रही सार्वजनिक चर्चाओं पर बहस हुई। देखना यहाँ पर कि सभा में सांस्कृतिक अधिकारों पर, भैया किस इलाके का कैसा सांस्कृतिक अधिकार होगा, और सामाजिक न्याय के कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो थे इस पर भी सार्वजनिक चर्चाओं का बहस चल रहा था। हर बात पे बहस चल रहा था। हम अभी 409 नंबर पेज पढ़ रहे हैं, उसमें बहस देख रहे हैं। हम आने वाले 10 नंबर पेज तक जाएंगे तो हम बहस ही देखेंगे। अगले टॉपिक है हमारा मुख्य आवाजें। अब देखो, हम आवाज उठा रहे हैं लेकिन मुख्य आवाज क्या थी उसके बारे में कौन जानेगा। तो हम इसको ले चलते हैं अगले भाग में, भाग 2 में। आपको जो भी दिक्कत है आप बेझिझक हमें कमेंट करके बता सकते हैं। विदिन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। ये तस्वीर सामने देखिएगा, 15.4 संविधान सभा का अधिवेशन चल रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल दाएं से दूसरे स्थान पर बैठे हैं। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। बाकियों को आप नहीं पहचान पाओगे, ये सब नए नए मुखड़े हैं। ये तस्वीर आपको याद रहेगा? याद क्यों नहीं रहेगा? ये तस्वीर आप भूल सकते हो क्या? इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।